दोस्तों सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में भी हम उत्तराखंड के टॉप 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं और इनसे महत्वपूर्ण जो भी हमारे फैक्ट निकलेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी एक क्वेश्चन है और जो भी इनसे हमारे फैक्ट निकलेंगे उसे अपने कॉमेंट नोट कर लेना है, जिससे कि अगर आगे परीक्षा में इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आसानी से कर लोगे। तो आपको पता ही है कि जो हमारी यूपीएससी है हमारा सितंबर माह से हमारा एग्जाम कराना शुरू कर देगा और सबसे पहले हमारा जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होना है उसके बाद हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा। तो मान लो कि हमारे सितंबर माह में हमारे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी होना है और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी होना है। तो आपको इन दोनों एग्जामों में से एक में अपना सेशन लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उत्तराखंड हिंदी में अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि जो उत्तराखंड हमारी 40 मार्क्स की आती है और जो हमारी हिंदी आती है हमारी 20 मार्क्स की आती है। तो टोटल मिलाकर हमारा 60 नंबर का होता है। अगर आप इन दोनों में हमारा 52 से 53 नंबर का स्कोर कर देते हो तो आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाती है। और ये स्कोर तभी होगा जब आपके उत्तराखंड और हिंदी में अच्छी कमांड होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको उत्तराखंड कैसे पढ़नी है और कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा बुकों से पढ़ना नहीं है, आपको 3-4 बुकों से पढ़ना है, वो इनफ है। अगर आप इन 3-4 बुकों से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले परीक्षा वाणी को पढ़ना है। तो परीक्षा वाणी को आप ऐसा पढ़ना है कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से कर लो, क्योंकि परीक्षा वाणी से हमारे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, आपने देखा ही होगा। और जो हमारी दूसरी बुक आती है अजय रात की बुक आती है, तो अजय रात की बुक भी खरीद लेनी है और आपको इससे भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ से भी हमारे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो आपको अजय रात की बुक भी अच्छे से पढ़ लेनी है। और जो हमारी थर्ड बुक आती है वो आती है मेरी बलौदी साहब की बुक आती है। ये अगर आप ये बलौदी साहब की बुक पढ़ते हैं तो इससे आपको जो भी उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है आराम से कवर हो जाएगा और इससे भी हमारे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। और जो हमारी फोर्थ बुक आती है हमारी बी एस नेगी है। तो बी एस नेगी भी अच्छी बुक है, तो आप इसे भी खरीद लीजिए, क्योंकि जो बी एस नेगी है वो सभी बुक का सार है। तो आप इसे भी पढ़ते हो तो इससे भी हमारे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो अगर आप इन 4 बुक को फॉलो करते हैं तो आपके उत्तराखंड में आराम से 35-36 नंबर के आप स्कोर कर लोगे, जो कि आपके लिए इनफ है और आराम से सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तराखंड में बहुत बुकें हैं, अगर आप बहुत बुक से पढ़ते हो तो आसाम में डाटा हमारा अलग अलग देगा, कहीं डाटा पूछ रहा है कहीं डाटा पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में थ्योरी बन जाएगी कहाँ पे डाटा कौन सा है कहाँ पे डाटा कौन सा है। तो आपको 4 बुक से पढ़ना है बहुत है। अगर आप उनसे पढ़ते हो तो आपका 35 से 36 नंबर का स्कोर हो जाएगा। आजकल तो यूट्यूब में इतने सारा कंटेंट है, वहाँ से पढ़ सकते हो। और जो मेरी ये वीडियो है आप इसे पढ़ोगे तो आपको यहीं से भी आगे परीक्षा में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आपको 35-36 नंबर आप स्कोर कर लोगे। और हिंदी में भी आपको अच्छा पढ़ना, अगर हिंदी में भी आप 18 से 19 नंबर का स्कोर कर देते हो तो आपके उत्तराखंड हिंदी में 52 से 53 नंबर आराम से बन जाते हैं। और अगर आप जो हमारी 40 नंबर की जो हमारी जीके आती है वहाँ पर अगर आप 25 नंबर का भी स्कोर करते हो तो आराम से आपके 70 से 75 नंबर के बीच में स्कोर बन जाता है, जो कि आपके सिलेक्शन होने के लिए काफ़ी है। तो अगर आप इसके बीच में रहते हैं तो आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाएगी, आराम से आप उत्तराखंड में सिलेक्शन ले पाओगे, अपने सपने को पूरा कर पाओगे। तो आपको इस तरह से उत्तराखंड पढ़नी है, उत्तराखंड हिंदी में आपको अच्छे से कमांड बनानी है, जो कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपको उत्तराखंड हिंदी से ही होना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी दोस्त आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल दरोगा पटवारी की तैयारी करें उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएं। अगर मैं आपके चैनल को सपोर्ट करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए उत्तराखंड के ऐसे अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, हिंदी के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका उत्तराखंड में अच्छा स्कोर हो पाए, हिंदी में अच्छा स्कोर हो पाए और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि लूसी गठन ने किसको बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बेटन साहब को हमारा लूसी गठन साहब ने बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर 4-5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में इस क्वेश्चन के बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें लूसी गठन साहब के बारे में 1-2 फैक्ट पता होने जरूरी होते हैं कि जो लूसी गठन साहब थे हमारे कुमाऊं कमिश्नरी के चौथे कमिश्नर थे और इनका जो कार्यकाल रहा था हमारा 1838 से 1848 के बीच रहा था। तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मिलती है कि इनके समय हमारे 1841 में हमारा नैनीताल का नगरीकरण शुरू हुआ था। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में हमारा नैनीताल का नगरीकरण हुआ था, तो लूसी गठन साहब का समय हुआ था 1841 में हुआ था।
और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मिलती है हमें 1843 की। तो 1843 में लूसी गठन के समय ही हमारे नैनीताल थाने की स्थापना हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि नैनीताल थाने की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में हुई थी। तो जो ये हमारे सब कमिश्नर हैं इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अपनी एक मैंने लिस्ट बनाई है कमिश्नर की, उसमें मैं जो कुमाऊं के मैं 24 कमिश्नर थे उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो आप उसको वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ से आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे और वो कमिश्नर आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो मैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगा जल विक्रय पर कर लगाने वाला शासक कौन था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भवानी शाह। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि गंगा जल विक्रय पर कर किसने लगाया था, तो हमारे भवानी शाह ने ही लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 4 स्टार लगा दीजिए। आगामी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ही हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम भवानी शाह के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो भवानी शाह थे हमारे टिहरी रियासत के हमारे दूसरे नंबर के राजा थे, और हमारे परमार वंश के हमारे 56वें नंबर के राजा थे। अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारे भवानी शाह टिहरी रियासत के कौन से नंबर के राजा थे, तो ये हमारे दूसरे नंबर के राजा थे। अगर पूछा जाता है परमार वंश के, तो परमार वंश के हमारे 56वें नंबर के राजा थे। तो जो हमारे भवानी शाह था उसका जो कार्यकाल रहा था हमारा टिहरी रियासत में 1859 से 1871 के बीच रहा था। तो आपको ये डेट भी अच्छे से याद कर लेनी है। जो भवानी शाह था वो हमारा सुदर्शन शाह का पुत्र था, और सुदर्शन शाह के हमारा 2 पुत्र थे, एक हमारा शेर शाह हो जाएगा और एक भवानी शाह हो जाएगा। भवानी शाह हमारा बड़े होने के नाते हमारा सुदर्शन शाह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन जो उसका भाई होता है शेर शाह इसे कुछ समय के लिए गद्दी से हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसी बीच जो हमारा उस टाइम हमारा वो कमिश्नर होता है हेनरी रैमजे होता है, उसको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। वो आता है और भवानी शाह को 1859 में हमारा गद्दी पर बिठा देता है, और हमारा शेरशाह को हमारा बंदी बनाकर देहरादून में कैद कर लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस टिहरी रियासत का राज्य अभिषेक हमारे ब्रिटिश हस्तक्षेप से हुआ था, तो उसका आंसर भवानी शाह होता है, जो कि हेनरी रैमजे ने इसका हमारा राज्य अभिषेक कराया था। जो हमारा भवानी शाह होता है ये क्या होता है, साधु प्रकृति का इंसान होता है, और इसकी जो राजकाज में कोई रुचि नहीं होती है। इसका पूरा ध्यान हमारा तीर्थ यात्रा करने और दान देने में होता है। तो इन्हें क्या होता है कि अपना पूरा राजकाज दीवानों को सौंप रखा होता है। तो दीवान क्या करते हैं, इसका फायदा उठा देते हैं, और जो प्रजा होती है उस पर हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि भवानी शाह और जनता के बीच बहुत संघर्ष हो जाता है, खाली विवाद खड़े हो जाते हैं। और जो उस टाइम में क्या बोलते हैं रवाई और जौनपुर का क्षेत्र होता है, वहाँ पर विद्रोह होने लगता है, और जिससे हमारी जनता क्या होती है परेशान हो जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि हमारा 1861 में हमारा हेनरी रैमजे आता है, और अठूर गांव में हमारा 12 आना बीसी बंदोबस्त आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि 12 आना बीसी बंदोबस्त किसने कराया था, तो हेनरी रैमजे ने कराया था, हमारे भवानी शाह के समय कराया था, और 1861 में किया था। जब ये हमारा अठूर गाँव में ये हमारा बंदोबस्त हो जाता है, तो तब क्या हो जाता है, थोड़ा विद्रोह हमारा कम हो जाता है। तो आपको एक घटना हमेशा याद रखनी है कि हमारा 12 आना बीसी बंदोबस्त कब हुआ था, 1861 में हुआ था, हेनरी रैमजे ने किया था, और भवानी शाह के समय हुआ था। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि हमारा भवानी शाह ने हमारा 1862 में हमारा देवप्रयाग में हमारा संस्कृत हिंदी पाठशाला भी बनाई थी। तो आपको ये फैक्ट भी याद करना है। तो आपको भवानी शाह के बारे में इतने सारे फैक्ट मिले होंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुली बेगार की समाप्ति आधिकारिक तौर पर कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में हुई थी। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज 4 स्टार लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है कि आगामी परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हमारा 5वां अधिवेशन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कभी बनता है कि कुली बेगार की समाप्ति आधिकारिक तौर पर कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में हुई थी, तो हमारे 5वें अधिवेशन में हुई थी। तो सबसे पहले आपको कुमाऊं परिषद के बारे में कुछ फैक्ट जानना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 30 सितंबर 1916 को हमारे कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो कुमाऊं परिषद कांग्रेस में विलय हमारा 1926 को हुआ था। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने की कुमाऊं परिषद की स्थापना हमारे 30 सितंबर 1916 को हुई थी, और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हमारा 1926 को हुआ था। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि कुमाऊं परिषद के हमारे कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुमाऊं परिषद के हमारे कुल 6 अधिवेशन हुए थे। तो आपको ये फैक्ट भी याद करना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं परिषद का हमारा पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो उसका पहला अधिवेशन हमारा सितंबर 1917 को हुआ था, हमारा अल्मोड़ा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता हमारे जयद्रथ जोशी के द्वारा की गई थी।
और अगर इसका दूसरा अधिवेशन जो हमारा 24 से हमारा 25 दिसंबर हमारा 1918 को हुआ था, वो हमारा हल्द्वानी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हमारी तारा दत्त गहलोत के द्वारा की गई थी। जो इसका अगला अधिवेशन हुआ था वो हमारा 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ था और ये हमारे कोटद्वार में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हमारी बद्र जोशी के द्वारा की गई थी। और जो हमारा कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था वो हमारा 21 से 23 दिसंबर हमारा 1920 को हुआ था। ये हमारा काशीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हमारा हर गोविंद पंत के द्वारा की गई थी। और जो हमारा इसका अगला अधिवेशन हुआ था तो पांचवा अधिवेशन था हमारा 1923 में हुआ था, वो हमारा टनकपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हमारा बद्री दत्त पांडे के द्वारा की गई थी। और जो हमारा कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन था वो हमारा 1926 में हुआ था, वो हमारा गान्य धोली रानीखेत अल्मोड़ा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल जी के द्वारा की गई थी। तो आपको ये 6 अधिवेशन अच्छे से याद कर लेने हैं। तो उसके बाद हमारा कुमाऊं परिषद का हमारा कांग्रेस में विलय 1926 में हो जाता है। तो आपको ये फैक्ट भी याद करना है। और जो हमारा कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन था उसे इसे इसलिए याद किया जाता है कि तीसरे अधिवेशन में हमारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है, तो हमारा तीसरे अधिवेशन को याद किया जाता है। तो यहाँ पे एक हमारा शब्द आया कुली बेगार। तो मैं आपको कुली बेगार के बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कुली बेगार का उत्तराखंड से अंत कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 से 14 जनवरी 1921 को हमारा बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के अवसर सरयू नदी के तट पर हमारा कुली बेगार का अंत हुआ था। जो कि उसी दिन यहाँ पे एक सभा का आयोजन हुआ था और जो यहाँ पर लोग आए थे उन्होंने हमारा कुली रजिस्टर को फाड़ कर सरयू नदी में बहा दिया था और कभी भी हमारा कुली बनने की शपथ दी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुली बेगार का अंत कब हुआ था, 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था, बागेश्वर में हुआ था, उत्तरायणी मेले के अवसर पर हमारा सरयू नदी के तट पर हुआ था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे, तो इनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उसे याद भी कर लेना है। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूच नामक आभूषण कौन सी जनजाति पहनती है। तो आपको जनजाति से भी हमारा 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा पेपर में रहते हैं। तो आपको जनजाति और चैप्टर में इससे पढ़ के जाना है, जिससे कि अगर परीक्षाओं में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जो ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, जो ये क्वेश्चन मैंने जो हमारी जनजातियों का इतिहास वाली बुक है जय सिंह रावत से लिया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जौनसारी हो जाएगा। कभी क्वेश्चन बनता है पेपरों में कि सूच नामक आभूषण कौन सी जनजाति पहनती है, तो वो हमारा जौनसारी है। तो जौनसारी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो जौनसारी है हमारा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो आपको याद रखना है। और पहला कौन सा हो जाएगा, थारू हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा, तो वहाँ जौनसारी हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, थारू हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा, तब वहाँ जौनसारी हो जाएगा। और जौनसारी लोग क्या करते हैं कि अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि पांडवों का वंशज हमारा जौनसारी लोग अपने को मानते हैं। और इनमें हमारा बहुपति विवाह का प्रचलन होता है। क्या होता है, हमारा बहुपति विवाह का प्रचलन होता है। लेकिन अब यह जो ये प्रथा है विलुप्त हो चुकी है। अब इनमें बेउकी हो जाएगा, बुई दूध की हो जाएगा, बाजिया प्रकार की विवाह का प्रचलन है। और इनमें क्या होता है कि जो हमारे लड़की होती है उन्हें हमारा विवाह से पहले ध्यानती कहा जाता है और विवाह के बाद उन्हें हमारा रहनती कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। और जो हमारे जौनसारी लोग होते हैं और वो हमारे ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, हमारे देहरादून में इनका निवास होता है, इसलिए हम लोग पांडवों का वंशज भी कहते हैं। अब जो हमारा भोटे जनजाति है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भोटे जनजाति का हमारा आभूषण कौन सा होता है, तो इनका जो आभूषण होता है ये हम लोग साली पुली कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि साली पुली किसका आभूषण हो जाएगा, हमारा ये हमारा भोटे का हो जाएगा। और जो हमारा सूच हो जाएगा वो हमारा जौनसारी का हो जाएगा। आपको दोनों पर अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिल मोटर ट्रांसपोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन में 4 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता आगामी परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसे अपने कॉमेंट में से नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। क्योंकि यूपीएससी से हमेशा परिवहन वाले चैप्टर से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे कि आपने परीक्षाओं में देखा होगा, तो आपको परिवहन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा 1-2 क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता है कि हिल मोटर ट्रांसपोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, हमारा अल्मोड़ा में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और किसने की थी, हमारा ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा की गई थी। किसने की थी, हमारा ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो इससे आपको 2 फैक्ट हमेशा याद रखने हैं कि हमारे हिल मोटर ट्रांसपोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी, ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा की गई थी।
अब जो जो हमारा ऑप्शन है, तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा 1939। तो 1939 में हमारा कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। किसी की गई थी? कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ये हमारे इसकी स्थापना काठगोदाम में कर दी गई थी। और जो इसके दो कार्यालय हैं हमारा, एक रामनगर में है और एक टनकपुर में है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। और जो हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है हमारा 1941 में हमारा गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कर दी गई थी। तो की गई थी हमारा गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई दोस्तों? ये हमारा कोटद्वार में की गई थी। तो इसका हमारा एक कार्यालय कहाँ पे? ऋषिकेश में बनाया गया है। तो आपको इससे ये फैक्ट याद रखने हैं। और जो हमारा अगला तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1958। तो 1958 में हमारा गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? रामनगर में इसका मुख्यालय हमारा बनाया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इन्हें सारे फैक्ट मिल गए होंगे जो कि आपके आगामी प्रश्नों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको इनको अच्छे याद भी कर लेना है, अपने को नोट भी कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? दोस्तों थोड़ा आपसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारा भागीरथी आ जाएगा, थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा भागीरथी। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है। तो ये क्वेश्चन हमारा परीक्षा वाणी से लिया गया है और इसका आंसर उसे पता होगा जिसने कि हमारा परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ा होगा और ठीक ढंग से पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा जो परीक्षा वाणी में आगे जो एमसीक्यू दे के वहाँ से लिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिए, क्या पता आगामी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हारूनीता बुग्याल हो जाएगा। तो अब ऐसा क्वेश्चन बनता है कि हमारा किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा हारूनीता बुग्याल हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन इंद्रावती। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो इंद्रावती हमारी भागीरथी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो हारूनीता बुग्याल कहाँ पे हो जाएगा? तो हारूनीता बुग्याल है हमारा उत्तरकाशी में। तो कहाँ पे? हमारा उत्तरकाशी में। तो आपको ये इसकी लोकेशन याद रखनी है। जो हमारा दायरा बुग्याल है ये भी हमारा उत्तरकाशी में है और दायरा बुग्याल को हमारा शीतकाल के दौरान यहाँ पे स्कीइंग जो हमारा परीक्षण होता है यहीं पर किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और दायरा बुग्याल को हमारा विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय हमारा जो पर्वतारोही थे हमारा चंद्रप्रभा एतौल को जाता है। और चंद्रप्रभा एतौल हमारी पिथौरागढ़ की निवासी थी। और जो हमारे शीतकाल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मक्खन की होली होती है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मक्खन की होली किस बुग्याल में होती है, तो वो हमारा दायरा बुग्याल में होती है। और इस मक्खन की होली क्या कहा जाता है? हमारा अदूड़ी उत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हमारा अदूड़ी उत्सव कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हमारा मक्खन की होली कहाँ पे होती है? दायरा बुग्याल में होती है और उसे क्या कहा जाता है? हमारा अदूड़ी उत्सव कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मक्खन की होली को हमारा विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय हमारा चंदन सिंह राणा को जाता है। जाता है चंदन सिंह राणा को जाता है। तो पूछा जाता है कि हमारा मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जाता है, तो हमारा चंदन सिंह राणा को जाता है। आपको ये क्वेश्चन भी इससे मतलब याद रखना है। और जो हमारा अगला बुग्याल दे रखा है इसमें बगजी बुग्याल देखा। तो बगजी बुग्याल हमारा कहाँ? चमोली में है और यहाँ से हमारे हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि हिमालय के सबसे भव्य दर्शन कहाँ से होते हैं, तो बगजी बुग्याल से होते हैं। कहाँ पर? चमोली में हो जाता है। जो अगला बुग्याल हमारा गुलाबी कांठा बुग्याल ए की लोकसभा में कहा उत्तरकाशी में है। तो आपको चारों बुग्याल ऐसे याद कर लेने हैं और जो भी इनसे मैंने फैक्ट बताया उन्हें भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, किस आंदोलन का नारा है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रक्षा सूत्र आंदोलन में यह नारा दिया गया था कि ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद होना चाहिए। जो हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन था ये हमारा 1994 में शुरू हुआ था और यह आंदोलन हमारा सुरेश भाई के द्वारा शुरू किया गया था और टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में शुरू किया गया था। कहाँ पे किया गया था? हमारा टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन था हमारा 1994 में शुरू किया गया था सुरेश भाई के द्वारा और टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में शुरू किया गया था। और इसमें हमारा यह नारा दिया गया था, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। तो आपको ये सारे फैक्ट याद करके रखने हैं। और जो हमारा अगला आंदोलन दे रखा है मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन हमारा 1995 भी हमारी डेट दे रखी है और कहीं कहीं 1996 दे रखी है। जब जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग से ठीक करना है कि मैती आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये मैती आंदोलन हमारा कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा हमारा शुरू
किया गया था और ये हमारा चमोली के हमारा ग्वालदम एक जिला पड़ता है, वहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि हमारा मैती आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ये हमारे ग्वालदम से शुरू हुआ था जो कि चमोली में पड़ता है, और 1995 या 96 जो भी डेट आएगी आप याद रखना। और कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। और कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा ही हमारा 1974 में हमारा हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना कर दी गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाएगा कि हिमालयन वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा ही की गई थी। और हमारे कल्याण सिंह रावत जी का हमारा एक उपनाम मिलता है मैती। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैती किसका उपनाम है, तो मैती हमारा कल्याण सिंह रावत जी का ही उपनाम है। तो आपको इस आंदोलन से इन सारे फैक्ट याद रखने हैं। और जो हमारा अगला आंदोलन दे रखा है पानी राखो आंदोलन, तो पानी राखो आंदोलन हमारा 1977 से 1978 के बीच शुरू हुआ था। और यह आंदोलन हमारे पौड़ी के उपरेखाल गांव में शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पानी की कमी को दूर करने के लिए वहाँ के कुछ लोगों ने हमारा जो हमारे सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में हमारा पानी राखो आंदोलन चलाया गया था। और किसने चलाया था, हमारा जो हमारे उपरेखल गांव के जो हमारे वहाँ पे जो मस्तिष्क थे हमारा सच्चिदानंद भारती के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, हमारा पानी राखो आंदोलन। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि पानी राखो आंदोलन चलाया था हमारा सच्चिदानंद भारती के द्वारा चलाया गया था। और इन्हीं के द्वारा हमारा 1982 में हमारा दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी कर दी गई थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बनता है कि दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो हमारी सच्चिदानंद भारती के द्वारा ही की गई थी, 1982 में की गई थी। तो आपको इस आंदोलन से इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे। और जो हमारा अगला आंदोलन दे रखा है कांकोड़ा खोल आंदोलन, जो हमारा कांकोड़ा खाल आंदोलन हुआ था ये हमारा 1921 में हुआ था, कुली बेगार आंदोलन के समय हुआ था। और यह आंदोलन हमारे चमोली जिले में हुआ था और इसका नेतृत्व हमारा अनुसरिया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा किया गया था। तो आपको ये तीन फैक्ट याद रखने हैं कि कांकोड़ा खाल आंदोलन कब हुआ था, 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ, चमोली में हुआ था, और कुली बेगार आंदोलन के समय हुआ था और इसका नेतृत्व हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट मिल गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं और भूलने नहीं है। अगर आगामी परीक्षा में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मेरी इस बात को याद रखना है और उसे सही करके आना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अनिल जोशी के द्वारा ही हमारे गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो दोस्तों इसमें आप 4 स्टार लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है कि यूपीएससी आपसे आगामी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछने वाला है कि गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उस समय आप आरबी स्टडी पॉइंट की इस वीडियो को याद रखना और अनिल जोशी को टिक करके आ जाना, आपका 1 नंबर वहाँ पे हमारा फिक्स हो जाएगा। तो अनिल जोशी के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो अनिल जोशी ने हमारा हैस्को की स्थापना की थी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाएगा कि हैस्को की स्थापना किसने की थी, तो हमारा अनिल जोशी के द्वारा की गई थी, 1979 में की थी। और अगर कभी ऐसा पूछा जाएगा कि हैस्को की पूरा नाम क्या है, तो हैस्को का पूरा नाम हमारा हिमालयन अध्ययन पर्यावरण एवं संरक्षण संस्थान है। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो हमारे अनिल जोशी थे और इनको सबसे महत्वपूर्ण है कि इनको हमारा 2006 में हमारा पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि अनिल जोशी को हमारा पद्मश्री सम्मान कब दिया गया था, 2006 में दिया गया था। और अनिल जोशी को हमारा जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारा अनिल जोशी को अभी 2021 में हमारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4-5 स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन बन सकता है कि किस पर्यावरण प्रेमी को 2021 में हमारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए अनिल जोशी को सम्मानित किया गया था। तो आपको इस सब फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं। और जो हमारा अगला दे रखा है सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा जी भी हमारा पर्यावरण प्रेमी थे। इन्होंने हमारा चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का उत्तम प्रयास किया था और इन्होंने हमारा उसी कारण हमारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया गया था। अगर आपको पूछा जाएगा कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा हमारा सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा ही दिया गया था। और इसी कारणवश इन्हें हमारा 1985 में हमारा वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सुंदर लाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र सम्मान कब दिया गया, तो 1985 में दिया गया था। तो आपको ये फैक्ट भी अच्छे से याद कर लेने हैं।
और जो हमारा अगला दे रखा है गौरा देवी, तो गौरा देवी भी हमारी एक प्राण प्रेमी थी। तो इन्होंने हमारा 1974 में हमारा चमोली के रेणी गांव से हमारा चिपको आंदोलन शुरू किया था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1974 में हुआ था, गौरा देवी के द्वारा चमोली के रेणी गांव में हुआ था। और इन्होंने इसमें एक नारा भी दिया था, हमारा मारो गोली काट दो हमारा मायका। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और इसी कारण हमारा गौरा देवी को हमारा 1986 में हमारा विश्व मित्र सम्मान से सम्मानित भी किया गया था गौरा देवी को। तो आपको ये सब सारे फैक्ट अच्छे याद कर लेने और इनको नोट भी कर लेने, क्योंकि आगामी प्रश्न में इससे हमारा क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन समय में खड़देश कहा जाता था। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा नैनीताल। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि हमारा प्राचीन समय में खड़देश किसका नाम था, तो नैनीताल का हमारा खड़देश नाम था। और अगर आपसे यही पूछा जाता है कि गोरखा समय में नैनीताल को क्या कहा जाता था, गोरखा समय नैनीताल को हमारा षष्ठीगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षष्ठीगढ़। तो अगर पूछा जाएगा षष्ठीगढ़ किसका नाम है, तो षष्ठीगढ़ भी हमारा नैनीताल का ही नाम है। और नैनीताल को हमारा छकाता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 60 झील होने के कारण इसको हमारा छकाता भी नाम दिया गया था। और अभी हमारा कुछ समय पहले जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि नैनीताल को स्कंदन पुराण में क्या कहा गया है, तो वहाँ पे आया था त्रि ऋषि सरोवर कहा गया। तो वो भी आपको याद रखना है। क्या पता अगले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे नैनीताल को खड़देश किसे कहा गया है, तो नैनीताल को कहा गया, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा दे रखा है भीमताल, तो भीमताल को हमारा गोरखा काल में छकाता गढ़ी भी कहा जाता था। तो आपको याद रखना है कि हमारा छकाता गढ़ी किसे कहा जाता है, छकाता गढ़ी हमारे गोरखा काल में हमारे भीमताल को कहा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है कि छकाता गढ़ी हमारे गोरखा काल में किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए भीमताल को कहा जाता है। और जो हमारा गंगोली हाट दे रखा, गंगोली हाट को प्राचीन समय में हमारा सैल देश कहा जाता था। क्या कहा था, सेल देश कहा जाता। तो अगर पूछा जाएगा हमारा सैल देश किसे कहा जाता, तो हमारा गंगोली हाट को कहा जाता था। और जो हमारा हनुमान चट्टी दे रखा, तो हनुमान चट्टी को हमारा प्राचीन समय में हमारा वैखानस तीर्थ कहा जाता है, हमारा वैखानस तीर्थ भी कहा जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि वैखानस तीर्थ किसे कहा जाता है, हनुमान चट्टी को कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इन्हें सारे फैक्ट याद रखने हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना के समय ब्रिटिश कमिश्नर कौन था। तो इस क्वेश्चन पे आप 4 स्टार लगा दीजिए और इसे अपने कॉपी में अच्छे नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिए। क्या पता आगामी प्रश्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बेटन साहब। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना के समय हमारे ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे, तो हमारे बेटन साहब थे। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना हमारा 1854 में हुई थी, हमारा बेटन साहब के समय हुई थी। और इसका मुख्यालय हमारा अल्मोड़ा में बनाया गया था। और इसके बाद हमारा बेटन साहब के समय ही हमारा 1855 में ही हमारा जो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय था हमारा अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया था। कभी क्वेश्चन बनता है कि हमारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय हमारा अल्मोड़ा से नैनीताल कब शिफ्ट किया गया था, तो 1855 में किया गया था, हमारे बेटन साहब के समय ही किया गया था। तो आपको दोनों फैक्ट अच्छे याद कर लेने हैं। मैं आपको कुछ 4 फैक्ट बताता हूँ जो कि आपके आगामी प्रश्नों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, जिसमें सब लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल कब बना, तो कुमाऊं मंडल हमारा 1854 में बना। और कहीं पूछा जाएगा कि हमारा कुमाऊं जनपद कब बना, तो जो हमारा कुमाऊं जनपद बना था वो हमारा 1815 में बना था। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि कुमाऊं मंडल कब बना और कुमाऊं जनपद कब बना। और अगर आपसे इसी क्रम में पूछा जाएगा गढ़वाल मंडल कब बना, तो जो गढ़वाल मंडल जो हमारा बना था वो हमारा 1969 में बना था। और अगर पूछा जाएगा कि हमारा गढ़वाल जिला कब बना, तो हमारा जो गढ़वाल जिला बना था वो हमारा 1839 में बना था। तो आपको ये 4 फैक्ट याद रखने हैं कि कुमाऊं मंडल कब बना और कुमाऊं जनपद कब बना, और गढ़वाल मंडल कब बना और गढ़वाल जनपद कब बना। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। इन्हें आप अपने को नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन इनमें मत होना। और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तराखंड के टॉप 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। उनसे संबंधित जो भी हमारे फैक्ट निकले वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जो भी ये क्वेश्चन बने हैं और जो भी इनसे हमारे फैक्ट बने उन्हें अपने को में नोट करना है, उसे अच्छे याद भी कर लेना है, जिससे कि आगामी प्रश्न में इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी, फौज गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा पाए। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। अगर सपोर्ट करते हो तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे कि आपका उत्तराखंड में अच्छा स्कोर हो पाए और आप उत्तराखंड के मेरिट में अपना नाम ले पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।